जिस तरीके से किसानों से रिलेटेड बिल्स पार्लियामेंट में पास हुए हैं, वैसे ही मजदूरों से रिलेटेड कुछ बिल्स भी पार्लियामेंट में पास हुए हैं, और वो भी अपोजिशन की, विपक्ष की एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या कहता है आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल इस बारे में। आप बस एक नोटबुक और एक पेन ले लो अपने पास और करो इंप्रूव अपनी वोकैब को, अपने ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को, और हो जाओ बिल्कुल अप टू डेट करंट अफेयर्स से। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय। कोड डिबेट, ये आज का हमारा टाइटल है। टाइटल कहता है, कोड का मतलब होता है कानून और डिबेट का मतलब होता है उन पे जो भी आप बातचीत करते हो, जो विचार विमर्श करते हो, ठीक है ना, जो जो मुद्दे आप अपने रखते हो, सामने वाला रखता है, फिर उनसे क्या रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ ये बात कर रहा है लेबर लॉ के बारे में, ठीक है ना। लेबर लॉ के जो कोड्स हैं, जो कानून बने हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। किस तरीके से क्या कहता है देखते हैं। ये कहता है फार रीचिंग इन इफेक्ट। फार रीचिंग का मतलब होता है दूरगामी, ठीक है। द न्यू लेबर कोड्स रिक्वायर ग्रेटर डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श, ठीक है। और एक डेलिब्रेट का मतलब होता है आपको चीज जानबूझ के जो करते हो, ठीक है ना। तो यहां इसका मतलब है विचार विमर्श करना। अब सेंटेंस पूरा समझेंगे कि जो ये नए लेबर लॉज बने हैं, कोड्स बने, ठीक है ना। कोड्स का मतलब लॉज है, कानून जो बने, ये जो नए मजदूरों के कानून बने हैं, इन पे क्या किया जाना, इनको रिक्वायर थी, आवश्यकता थी ग्रेटर डेलिब्रेशन, बहुत ज्यादा विचार विमर्श की, ठीक है ना। अब देखो कोड्स जो था वो प्लूरल था, तो इसने वी फर्स्ट अप्लाई किया है। तो इनको जरूरत जो थी वो किस चीज की थी, बहुत ज्यादा विचार विमर्श की, क्योंकि फार रीचिंग इन इफेक्ट, इनका जो प्रभाव है फार रीचिंग, काफी दूरगामी होता है। जो मजदूरों से जुड़े कोड है ना, इनका प्रभाव काफी दूरगामी होगा, काफी लंबे समय तक देखने को मिलेगा। इसलिए इन कोड्स पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। अब विचार विमर्श किया जाना चाहिए था क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये तो अप्लाई हो चुके हैं, ये कानून अब बन चुका है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एडिटोरियल है जनरली प्रेजेंट की फॉर्म में काम करता है। चलिए आगे समझते हैं। सम लॉज आर फार टू इंपॉर्टेंट एंड हैव फार too much impact on the people to be passed in haste or without sufficient deliberation। देखो कुछ कानून ऐसे होते हैं, हैव आर फार टू इंपॉर्टेंट, वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं, एंड हैव फार टू मच इंपैक्ट, और उनका इतना प्रभाव होता है, इंपैक्ट का मतलब प्रभाव होता है, ऑन द पीपल, लोगों पर, टू बी पास्ड की वो क्या कर दिए जाते हैं, पास किए जाते हैं, इन हेस्ट, जल्दबाजी में, और विदाउट सफिशिएंट डेलिब्रेशन, बिना किसी पर्याप्त विचार विमर्श के। अब सेंटेंस यहां बनेगा नेगेटिव फॉर्म में, आप समझना इस बात को कि जो कानून इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों पर जिनका प्रभाव होता है, उनको जल्दबाजी में या बिना किसी विचार विमर्श के आप पास कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो यहां ये नेगेटिव ही कहता है कि कुछ कानून इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कानूनों का लोगों पर इतना प्रभाव होता है कि उन्हें क्या नहीं किया जाना चाहिए, जल्दबाजी में, हेस्ट में, और बिना किसी पर्याप्त, ठीक है ना, सफिशिएंट विचार विमर्श के उनको पास करना सही नहीं होता, नहीं किए जाने चाहिए वो। यहां सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का हम टू भी कर रहे हैं, ठीक है ना, टू भी नेगेटिविटी की तरफ अप्रोच करता है। चलिए आगे समझते हैं। तो इस तरीके से बना ये सेंटेंस। द थ्री कोड्स, ये जो तीनों कोड्स हैं, कितने कानून बने हैं, तीन कानून बने हैं। एम्ड एट, पहले तो मैं आपको एम ही बता देता हूं। एम के साथ टू प्रेपोजिशन भी आता है, लेकिन जब टू प्रेपोजिशन आता है तो आगे वर्ब की फॉर्म आती है फर्स्ट। यहां है एम के साथ एट प्रेपोजिशन, तो जब एट प्रेपोजिशन आता है तो आगे आती है वी फोर्थ। तो कंसोलिडेटिंग डाइवर्स लेबर्स लिखा हुआ है ना, तो आप समझते हैं। ये कहता है द थ्री कोड्स एम्ड एट, इन जो तीनों के तीनों ये जो कोड्स हैं, जो कानून है, इनका जो एम है, इनका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो क्या है, कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेटिंग का मतलब क्या होता है, समझना आप इस बात को, मजबूती प्रदान करना, मजबूती देना। डाइवर्स लेबर्स लॉ, ये जो कानून बने हैं मजदूरों को लेकर, डाइवर्स का मतलब अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के जो कानून बने, इनको मजबूती प्रदान करना, ये इन तीनों कोड्स का क्या है, एम है, उद्देश्य है। एंड अशरिंग इन रिफॉर्म्स, और इनमें जो जो बदलाव किए गए हैं, रिफॉर्म्स का मतलब जो जो बदलाव किए गए हैं उनको अशरिंग करना। अशरिंग का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करवाना, हमारी जान पहचान कराना, हमारे सामने रखना, ठीक है ना। फॉल इन दिस कैटेगरी, जो जो कानून इस कैटेगरी में क्या होते हैं, फॉल इन, फॉल इन का मतलब शामिल होते हैं। जो जो कानून इस कैटेगरी में आते हैं, उन सभी कानूनों को क्या करना, मजबूती प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। और हमारे सामने रखना एक नए, ठीक है ना, रिफॉर्म तरीके से, नए उनमें जो जो परिवर्तन किए गए उन सबको हमारे सामने रखना। द कोड्स वर पास्ड इन बोथ हाउसेस, ये जो कोड थे ये दोनों ही हाउसेस में, दोनों सदनों में पास हुए, लोकसभा और राज्यसभा में। आफ्टर लिमिटेड डिबेट, बिल्कुल लिमिटेड डिबेट के बाद, मतलब बातचीत, एक तरीके से आप कहते हो डिबेट हुई नहीं। एंड इन द एब्सेंस ऑफ द ऑपोजिशन, और किसकी एब्सेंस में, किसकी अनुपस्थिति में, ऑपोजिशन की, विपक्ष की अनुपस्थिति में ये पास हुए।
द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, अब वो कोड के बारे में, उन कानूनों के बारे में बता रहा है कौन कौन से वह कानून है। एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, ठीक है, एक तो ये है, चलिए ठीक है, ये बीच में आ गया, इसको गायब करते हैं पहले, ये मुझे लगता है पूरे एडिटोरियल में आएगा, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसे ऑफ करना भूल गया। तो ये कौन कौन से कहता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कह रहा है, द सोशल सिक्योरिटी कोड कह रहा है, एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इन कोड की बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है ना। ये कौन कौन से हैं, जैसे व्यावसायिक संबंधों से रिलेटेड, सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड, ठीक है ना, सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा जो है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो व्यावसायिक जो आपकी सुरक्षा है, स्वास्थ्य को लेकर, और जहां आप काम करते हो वर्किंग कंडीशन, उन कंडीशंस को लेकर, उन स्थितियों परिस्थितियों को लेकर जो 2020 का जो ये कानून है वो है ये, ठीक है ना। आर एन अपडेटेड वर्जन, ये तो सारे के सारे क्या अपडेटेड वर्जन है ऑफ द रेस्पेक्टिव कोड्स ऑफ 2019, ये सबके सब क्या है, रेस्पेक्टिव कोड्स है। रेस्पेक्टिव का यहाँ पे मतलब है क्रमशः, ये कोड जो है वो जो कानून जो है ये 2019 के ही हैं, समझिए आप इस बात को, ये सारे का सारे जो कानून है ना ये तो 2019 के क्रमशः क्या है, अपडेटेड वर्जन है, उनमें ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपके सामने रखा गया है। चलिए समझते हैं। विच वर स्क्रूटिनाइज्ड बाय स्टैंडिंग कमिटी, इनको क्या किया गया था, स्क्रूटिनाइज का मतलब इनकी जांच परख की गई, अवलोकन किया गया था, पैसिव वॉइस वर है, विच वर स्क्रूटिनाइज्ड, ये पैसिव फॉर्म है, वॉज वर प्लस वी थर्ड, बाय स्टैंडिंग कमेटी, एक स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इनको क्या किया गया, स्क्रूटिनाइज किया गया, इनकी जांच पड़ताल की गई, इनकी निगरानी की गई, ठीक है ना। Therefore, there is considerable merit in the argument that the fresh drafts introduced a few days before their passage ought to have been sent back to the panel for an assessment. पूरा समझो आप इस सेंटेंस को क्या कहता है, therefore, अब देखो आप क्या कहता है कि इसलिए there is considerable merit, यहां पे क्या है, considerable का मतलब है काफी ध्यान देने योग्य, काफी गंभीर, ठीक है ना, मेरिट है, एक स्तर है, इन द आर्ग्यूमेंट, इस तर्क में काफी ध्यान देने योग्य, काफी गंभीर एक स्तर है इन तर्कों में, दैट द फ्रेश ड्राफ्ट, कि जो नए जो कानून बने हैं, जो प्रोविजंस बने, ड्राफ्ट का मतलब क्या है, प्रोविजंस, कानून, जो नए कानून बने हैं, जो ड्राफ्ट बने हैं, इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू डेज बिफोर, इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया कुछ ही दिन पहले, अ फ्यू डेज बिफोर, कुछ ही दिन पहले, देयर पैसेज का यहां पे मतलब बनता है उनका पूरा लेखा जोखा कि इन कानूनों में क्या है क्या नहीं है। ought to have been sent back, ought to का यूज हुआ है, देखो एक तो होता है शुड, एक तो क्या होता है शुड, मॉडर्न इंग्लिश में तो आजकल ज्यादातर शुड का यूज करता है, लेकिन इसने यहाँ पे ought to का यूज किया है, ought to have been sent back, इन्हें क्या किया जाना चाहिए था, ये बनेगा। मॉरल ड्यूटी होती है ना आपका, नैतिक जो कर्तव्य होता है, नैतिक आपके जो कर्तव्य होते हैं उनके लिए आप शुड का, ought to का इनका यूज करते हो। हैव बीन सेंट बैक, सेंट यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए यूज हुआ है, इनको वापिस भेजा जाना चाहिए था, ठीक है ना, मतलब नैतिक कर्तव्य था आपका कि आप इन्हें वापस भेजते टू द पैनल के सामने, ठीक है, उस कमेटी के सामने, फॉर एन असेसमेंट, मूल्यांकन के लिए, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, ठीक है ना, कि आप उसमें क्या देखते हो क्या नहीं देखते, उस मूल्यांकन के लिए इनको वापस भेजा जाना चाहिए था। इट इज सिग्निफिकेंट दैट द मोस्ट कंटेंशियस फीचर्स, अब पहले समझ लो, आप वर्ड को ही समझ लो, कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, यहां पे देखो, कंटेंशियस का मतलब होता है कोई भी कंटेंशियस के दो तीन अर्थ बन के निकल के सामने आते हैं, लेकिन यहां पे जो इसका मतलब निकल के आ रहा है वो है विवादास्पद, ठीक है ना। तो जो कंटेंशियस फीचर है, जो इसका विवादास्पद जो फीचर है, ठीक है ना, जो विवादास्पद इसका फीचर निकल के आ रहा है वो क्या है, इट इज सिग्निफिकेंट, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सबसे ज्यादा विवादास्पद फीचर जो इसमें है, इसमें किसमें, इन कानूनों में, द इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड फॉर एन एस्टैब्लिशमेंट टू सीक गवर्नमेंट परमिशन बिफोर क्लोजर। अब ये समझो आप कि इन्होंने क्या कर दिया है, एक तरीके से ये आप समझ रहे हैं, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या कर दिया है, ये जो पर्टिकुलर जो कंपनीज है, देखो एस्टैब्लिशमेंट का यहां पे मतलब क्या है, ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये जो कंपनीज है, इनमें क्या कर दिया, एक तरीके से इनमें ये बढ़ा दिया है, ठीक है ना, इनमें क्या बढ़ा दिया है, जो सबसे विवादास्पद जो इनमें फीचर है वो ये है कि इन ड्राफ्ट्स में, इन कानूनों में ये कंपनीज और फैक्ट्रीज के लिए ना लिमिट को बढ़ा दिया। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, लिमिट, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, लिमिट, इनकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड का मतलब इनकी लिमिट में इंक्रीजमेंट किया गया है, बढ़ा दिया गया है, फॉर एन एस्टैब्लिशमेंट, एक कंपनी के लिए, एक फैक्ट्री के लिए, टू सीक, कि वो क्या करेंगे, चाहेंगे गवर्नमेंट की परमिशन, कि उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन सीक करनी होगी, मतलब लेनी होगी, चाहनी होगी, पानी होगी, बिफोर क्लोजर, बंद करने से पहले। कोई भी कंपनी को वो बंद करेंगे ना, उससे पहले उन्हें किन की परमिशन लेनी होगी, सीक करनी होगी, गवर्नमेंट की।
ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट फ्रॉम यूनिट्स। अब पहले आप समझो, देखो ले ऑफ का मतलब क्या होता है, वैसे तो होता है कोई भी मौजूदा जो स्थिति होती है, जो पर्टिकुलर जो सिचुएशन होती है ना, उसे आप स्टॉप कर देते हो। यहां ले ऑफ का मतलब बनता है कि आप मान लो मजदूरों की भर्ती बंद कर दोगे, उन्हें बाहर निकाल दोगे, जब चाहो उन्हें अंदर किया, जब चाहो बाहर किया, तो ले ऑफ कर देते हो आप उनको। और रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कमी करना। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, कमी करना। अब देखो ये यहां पे क्या कहता है कि आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी बंद करने के लिए। किसको बंद करने के लिए? अपनी फैक्ट्री को, अपनी कंपनी को। ले ऑफ, आप मजदूरों को निकाल दो, कभी भी अंदर कर दो, कभी बाहर कर दो। अब जब चाहो आपको अगर ये काम करना है ना, कब मजदूरों को अंदर करोगे, कब बाहर करोगे, आपको किसकी परमिशन लेनी होगी? गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मजदूरों को अंदर बाहर करने का, मजदूरों को निकालने का, काम से हटाने का, ये अगर मान लो सारी की सारी पावर किसके पास चली जाए? सरकार के पास, तो ये तो अच्छी बात है ना, कंपनी से नहीं निकाल पाएगी। ऐसा नहीं है, इसके क्या क्या नेगेटिव आपको इंपैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, अभी आगे बताएगा। ये कहता है ले ऑफ आप कर दो उनको, ठीक है ना, कभी भी निकालो, अंदर करो, बाहर करो। रिट्रेंचमेंट, उनमें कमी करो। फ्रॉम यूनिट्स दैट एम्प्लॉय 100 वर्कर्स टू 300। अब देखो आप समझो कि पहले क्या था, ये 100 मजदूरों पे ये लागू थी, एम्प्लॉय कितने पे थी? 100 पे। अब ये कितने पे कर दी गई है? 300 पे। ये कितनी बढ़ा दी गई है? 300 कर दी गई है, ठीक है ना। इन यूनिट्स को बढ़ा दिया गया है, 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 300 कर दिया गया है। मतलब पहले 100 से नीचे की बात हो रही थी, अब 300 तक की बात कह रहा है कि 300 तक की जो फैक्ट्रीज है, मतलब जिन फैक्ट्रियों में 300 के आसपास, 300 तक जो मजदूर हैं वो काम करते हैं ना, अगर आप उनको अंदर बाहर करते हो, उनमें कोई कमी लाते हो किसी भी तरीके की, तो आपको परमिशन लेनी होगी। किसकी? गवर्नमेंट की, सरकार की। वॉज नॉट फाउंड, जो नहीं पाई गई थी, मतलब ये वाली बात जो है ना ऊपर जो अभी अभी हमने पढ़ी है, ये नहीं पाई गई थी इन द 2019 ड्राफ्ट, 2019 के प्रोविजन में, कानून में तो ये बात थी नहीं, बट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड नाउ, इसको अब इंट्रोड्यूस करवाया गया है, हम सबके सामने लाया गया है। दिस गिव्स एस्टैब्लिशमेंट ग्रेटर फ्रीडम। अब देखो ये जो देता है एस्टैब्लिशमेंट, ये जो पर्टिकुलर कंपनीज है, इनको देता है ग्रेटर फ्रीडम। क्या देता है? बहुत ही ज्यादा छूट देता है। इन दियर टर्मिनेशन, किन में देता है? अपनी टर्मिनेशन में, ठीक है ना। वो क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंड एग्जिट डिसीजन, कभी वो अंदर कर सकते हैं, कभी भी वो क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। ये एक तरीके से उनको और परमिशन देता है। अब देखो आप सोचो ये परमिशन ज्यादा कहां से देता है भैया? 100 से कितनी कर दी? 300 कर दी। पहले 100 तक का ही मामला था, अब 300 तक का कर दिया। पहले 100 तक की कंपनी जो थी, वो जो फैक्ट्रीज थी वो कर सकती थी, अब 300 तक की कर सकती है। तो इन्होंने तो टर्मिनेशन को बढ़ा दिया एक तरीके से कि आप 300 तक को हटा सकते हो, उनको हटा सकते हो, निकाल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। नो वन डिसएग्री विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमालगेटिंग। अब देखो ये समझना आप सेंटेंस, यहां कई सारे वर्ड भी आएंगे। नो वन डिसएग्रीज, यहां कहता है कि कोई भी असहमत नहीं है, किससे? विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है मूल उद्देश्यों से, जो आपके मूल उद्देश्य है ना, इनसे कोई भी असहमत नहीं है। कौन से? ऑफ अमालगमेटिंग। अमालगमेटिंग का मतलब देखो क्या मन के निकल के आता है सेंटेंस में। अमालगमेट का वैसे तो मतलब होता है मिला देना किसी चीज को, ठीक है ना। अमालगमेटिंग का मतलब क्या होता है? मिला देना। यहां क्या मिला देना कि आप किसी भी मजदूर को मिला दोगे, शामिल कर लोगे, निकाल दोगे, उस हिसाब से यहां पे अमालगमेटिंग का मतलब निकलेगा कि ये कहता है कि मूल उद्देश्यों से कोई भी असहमत नहीं है कि आप मजदूरों के कानूनों को मिला दो। मजदूरों के जो भी कानून है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमालगेटिंग, ठीक है ना, जो भी आपके उद्देश्य हैं उनको आप अमालगमेटिंग कर दो, मतलब उनको मिला दो। किनको मिला दो? मजदूरों के जो कानून है उनको मिला दो। मतलब कई सारे कानून है, अलग अलग जगह पे पड़े हैं, उन सबको आप एक जगह पे इकट्ठा कर लो, मिला लो। सिंप्लीफाइंग, उन्हें थोड़ा आसान कर दो। एंड रैशनलाइजिंग लेबर लॉ, और ये जो मजदूरों के कानून है उन्हें आप तर्कपूर्ण कर दो। रेशनलाइज का क्या मतलब होता है? इनमें आप थोड़े से तर्क डाल दो, ठीक है ना, तर्कपूर्ण बना दो। इसमें कोई असहमत नहीं है, अच्छी बात है, आपको ये करना चाहिए, ये आपका मूल उद्देश्य है ना, जो इससे कोई असहमत नहीं है कि आप मजदूरों के कानूनों को मिला दो, अलग अलग जगह पे उन सबको एक जगह कर दो, इकट्ठा कर दो, उनको सिंप्लीफाई कर दो, आसान कर दो, और तर्कपूर्ण बना दो, रेशनलाइज कर दो, उनको तर्कपूर्ण बना दो। कोई इससे असहमत नहीं है। हाउएवर, फिर भी द वेरी फैक्ट, देखो फैक्ट के पीछे लगा वेरी, मतलब वो फैक्ट को करेगा एम्फेसाइज, मतलब द वेरी फैक्ट, यह तथ्य है, मतलब यही तथ्य है। अब ऐसे बन जाएगा, यही तथ्य, एम्फेसाइज दो आप, है ना, यही तथ्य है। क्या? कौन सा? दैट इट इन्वॉल्व्स ए वॉल्यूमिनस बॉडी ऑफ legislation should have meant that the final version was widely discussed with the stakeholders and given sufficient time and opportunity to give their views। अब समझो आप ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है।
ये कहता है कि फिर भी द वेरी फैक्ट दैट, ये जो पर्टिकुलर, द वेरी फैक्ट का मतलब ये जो तथ्य है, ठीक है ना, ये जो तथ्य है कि नए कोड जो नए कोड्स में आपने शामिल किया है, ठीक है ना, ये जो नए कोड्स का मतलब ये जो नए कानून है, इनमें क्या किया आपने, वॉल्यूमिनस बॉडी, वॉल्यूमिनस का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो, एक तरीके से आप समझने की कोशिश करना, विस्तृत, वॉल्यूमिनस बॉडी का मतलब एकदम विस्तृत, आपने ये जो विस्तृत बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन, कानून की जो ये पूरी की पूरी विस्तृत बॉडी का मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा कानून की जो संरचना आपने तैयार की है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या शामिल करते हैं ये, शुड हैव मेंट दैट द फाइनल वर्जन, इसका ये मतलब होना चाहिए था, मतलब ये कहता है कि आपने क्या किया, इसमें ये तथ्य शामिल है कि आपने इसमें जो जो इन्वॉल्व किए हैं, जो जो शामिल किए हैं, जो लेजिस्लेशन के कानून के, कौन से कानून, लेबर लॉज के, जो मजदूरों से जो रिलेटेड जो कानून है ना, इनका जो ये विस्तृत जो कानून है, जो इनका विस्तृत जो संरचना है, विस्तृत जो इनकी बॉडी है, संरचना है, इसको क्या है, शुड हैव मेंट दैट द फाइनल वर्जन वाज वाइडली डिस्कस्ड, इसका ये मतलब होना चाहिए था, ठीक है ना, शुड हैव मेंट, शुड हैव प्लस वी थर्ड, ये मतलब होना चाहिए था कि जो फाइनल वर्जन, जो फाइनल आप कानून बनाते ना, वाज वाइडली डिस्कस्ड, उसको विस्तृत रूप से उस पर डिस्कशन होना चाहिए था, चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए थी विद द स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब होता है, देखो किसी निर्णय का जिस आदमी पर प्रभाव पड़ता है, आप उससे पूछो तो सही कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूं, ऐसे नियम बना सकता हूं क्या, फिर वो बताएगा आपको कि नहीं इसका ये असर हो सकता है, ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये नेगेटिव एस्पेक्ट। तो स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है हितधारक, मतलब जिन पर किसी कानून का जिस बात का प्रभाव पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए था, ये डिस्कस करना चाहिए था स्टेक होल्डर्स के साथ, उन स्टेक होल्डर्स का मतलब उन लोगों के साथ जिन पर इन नियमों का प्रभाव पड़ेगा, एंड गिवन सफिशिएंट टाइम, और उन्हें पर्याप्त समय देना चाहिए था, अपॉर्चुनिटी, अवसर देना चाहिए था, टू गिव देयर व्यूज, अपने व्यूज देने का, ठीक है ना, अपनी बात रखने का उन्हें पूरा पूरा समय दिया जाना चाहिए था, ठीक है ना, ये काम आपको करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपने तो क्या किया, उसे पास ही करवा दिया, ना तो ऑपोजिशन को वहां पे रखा और ना किसी से विचार विमर्श किया, ना किसी पैनल के सामने ये सारी की सारी बातें रखी, आपने अपने कानून को रखा। द रूट ऑफ द आइडिया ऑफ कंसोलिडेटेड लेबर कोड्स गोज बैक टू द जून 2002 रिपोर्ट ऑफ द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। देखो ये कहता है कि जो जड़ है, इस विचार की जो जड़ है, ठीक है ना, ये जो इन कानूनों को मजबूत बनाने के विचार की जो जड़ है ना, ठीक है ना, द रूट ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्सोलिडेटिंग का मतलब क्या है, देखो वही कॉन्सोलिडेटेड लेबर कोड्स है, इन मजदूरों के कोड्स को, कानूनों को मजबूत बनाने का जो विचार है, इसकी जो जड़ है, जो रूट है, वो क्या है, गोज बैक, वो जाती है, कहां जाती है, 2002 जून में जाती है, उस रिपोर्ट पे जाती है, मतलब 2002 के जून की रिपोर्ट में इनकी जड़ शामिल है, वहां इनकी जड़ है, कौन सी, ऑफ द सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, जो दूसरा द्वितीय जो राष्ट्रीय जो कमीशन था ना, वहां जो द्वितीय राष्ट्रीय कानून संगठन जो था ना, वहां इनको मजबूत बनाने की जड़ चली जाती है इन कानूनों को, मतलब वहां इनके बारे में बात की गई हुई है। द ब्रॉड विजन हैज बीन टू गिव एन इम्पेचुअस टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट एडवर्सली इफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। देखो आप टिपिकल सेंटेंस बनाया इसने, द ब्रॉड विजन, काफी खुली, काफी विस्तृत आपका जो विजन है, विजन का मतलब क्या है, आपकी जो सोच है, हैज बीन टू गिव एन इम्पेचुअस, इम्पेचुअस का यहां पे क्या मतलब है, प्रोत्साहन, ठीक है ना, आप ये यहां पे कहता है कि ये जो सारी की सारी रिपोर्ट्स है ना, इनका एक विस्तृत, इनका जो विजन है, इनकी एक विस्तृत जो सोच है ना, जो क्या रही है कि प्रोत्साहन दिया जाए, क्या किया जाए, इम्पेचुअस, प्रोत्साहन दिया जाए टू इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ठीक है ना, आर्थिक जो गतिविधियां है ना, उनको क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। द ब्रॉड विजन, जो आपका विस्तृत जो विजन है, जो आपकी सोच है, हैज बीन टू गिव, वो दी जाती है, इन जो प्रोत्साहन देती है, टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक जो गतिविधियां उनको, ठीक है ना, प्रोत्साहन देती है, लेकिन विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग, बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, एडवर्स का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव, अफेक्ट का मतलब प्रभाव के, द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर का मतलब है कि जो वर्कर्स हैं उनके काम पर, ठीक है ना, उनकी पर्टिकुलर जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनके हित जो हैं, उनके हितों के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव डाले बिना, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आप क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये कहना चाहता है कि आप आर्थिक गतिविधियां है ना, उनको प्रोत्साहित करो लाए, लेकिन किन पर असर डाले बिना, प्रतिकूल असर डाले बिना, जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उन पर। Whether this is adequately reflected in the new provision will be tested by the experience of administering the courts। अब देखो ये क्या कहता है,
यहाँ पे वेदर का क्या मतलब ये भी समझेंगे हम। अब देखो ये कहता है कि क्या सही तरीके से हमारे विजन को, हमारी सोच को दर्शाया गया है। ये बनता है कि वेदर का मतलब क्या है, इफ, कि क्या यहाँ पर दिस इज एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड, कि क्या यहाँ पर दिस इज का मतलब ये कानून जो है, दिस इज एडिक्वेटली, एडिक्वेटली का मतलब सही तरीके से रिफ्लेक्टेड, दर्शाया गया है इन द न्यू प्रोविजंस, जो नए जो तथ्य आपने जो प्रोविजंस बनाए, कानून बनाए, इनमें इन नए कानूनों को सही तरीके से आपने दर्शाया है, सही तरीके से इंप्लीमेंट किया है। अब ये क्या है, विल बी टेस्टेड, ये तो टेस्ट किए जाएंगे बाय द एक्सपीरियंस ऑफ, किन के अनुभव के द्वारा, एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द कोर्ट्स, जो इन कानूनों के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो इनके प्रशासन में होंगे, तो जब प्रशासन इनको क्या करेगा, यूज करेगा, तब उन्हें अनुभव होगा और तभी हमें पता चलेगा कि क्या ये जो विजन हमारे ये सही तरीके से लागू होने वाले हैं, इनका सही प्रभाव हम पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात, आगे देखते हैं। अब पॉजिटिव फीचर इज दैट, अच्छा ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव बात है, एक पॉजिटिव फीचर भी है। एक पॉजिटिव फीचर इज दैट, वो ये है, द सोशल सिक्योरिटी कोड, जो सामाजिक सुरक्षा का जो कोड है ना, प्रोमाइजेज, ये वादा करता है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड का, सोशल सिक्योरिटी फंड का मतलब कुछ पैसों का, फंड का भी ये वादा करता है। किसके लिए, द एस्टैब्लिशमेंट, जो भी कंपनीज है, फैक्ट्रीज है ना, इनमें एक सोशल सिक्योरिटी फंड का भी क्या किया जाएगा, वादा किया जाएगा। ये एक बात इसमें हुई है। फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का मतलब है जो संगठित नहीं है, ऐसे मजदूरों के लिए। देखो संगठित मजदूर कौन से हैं, संगठित का मतलब वो है, ऑर्गेनाइज का मतलब जो सही तरीके से चल रहा है, जिनकी टाइम टू टाइम सैलरी आ रही है, जिनके पास टाइम टू टाइम पैसा आ रहा है, टाइम टू टाइम उन्हें काम मिल रहा है, वो तो ऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ ऑर्गेनाइज का मतलब है जिनका पता ही नहीं है। जैसे अभी कोरोना काल आया तो बहुत से ऐसे मजदूर थे जिनके पास 2 महीने 3 महीने 4 महीने से कोई काम ही नहीं रहा, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड हो गए ना। तो वो कहते हैं कि ये जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज है ना, इनमें एक फंड डिसाइड किया जाएगा। ये एक चीज जरूर पॉजिटिव है यहाँ पे, किनके लिए, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं इनके लिए, एज वेल एज, इसके साथ साथ ही गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गीग का मतलब और का मतलब होता है टेम्पररी, और प्लेटफॉर्म का भी मतलब यहाँ पे क्या, टेम्पररी। जो टेम्पररी जो भी वर्कर्स हैं, जो जिनके पास टेम्पररी जॉब है, ठीक है ना, परमानेंट जॉब नहीं है, टेंटेटिव है, ठीक है ना, टेंटेटिव का मतलब अस्थायी, जिनके पास नौकरियां हैं, जो काम है, उन वर्कर्स को क्या किया जाएगा, फंड्स प्रदान किए जाएंगे। ये एक पॉजिटिव बात है। एंड ऑल्सो सेज देयर वेलफेयर वुड बी एड्रेस्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। और साथ ही साथ ये यह भी कहता है, मतलब ये कानून यह भी कहता है कि वेलफेयर, अब देखो वेलफेयर का यहाँ पे क्या मतलब बन के आता है, उनके कल्याण के मुद्दों को भी अमल में लाया जाएगा। एड्रेस का मतलब उनको भी संबोधित किया जाएगा, संबोधित करने का मतलब उनको भी ध्यान में लाया जाएगा, उनके कल्याण के मुद्दों को, कल्याण की उनकी बातों को भी क्या किया जाएगा, अमल किया जाएगा उन पर, बाय द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है ना, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के द्वारा। तो ये एक पॉजिटिव बात भी है। एक कंटेंशियस सेक्शन अलाउज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब देखो फिर यहां पे आ गया हमारे पास कंटेंशियस सेक्शन का मतलब एक विवादास्पद, ठीक है ना, एक विवादास्पद हिस्सा, ठीक है ना, विवादास्पद हिस्सा किसका, अलाउज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट एनी न्यू फैक्ट्री फ्रॉम ऑल प्रोविजंस। देखो ये कहता है कि एक विवादास्पद जो सेक्शन है, जो हिस्सा है, जो भाग है इन कानूनों में, ये क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है ना। क्या अलाउ करता है, ये अलाउ करता है मतलब अनुमति देता है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो पर्टिकुलर सरकार है, जो सही सरकार होगी, जो सरकार उस टाइम पे होगी, उसको क्या करने का, टू एग्जेम्प्ट एनी न्यू फैक्ट्री। देखो एग्जेम्प्ट का यहां पे क्या मतलब निकल के आता है, छूट देता है। ये नई जो फैक्ट्रीज है ना, इनको क्या कर देता है, छूट देता है फ्रॉम ऑल प्रोविजंस। देखो एक विवादास्पद बात और है इसमें, इस सेक्शन में एक विवादास्पद बात यह है कि जो सरकार जो है ना, वो क्या करती है, अलाउ करती है, ठीक है ना, अनुमति देती है, एग्जेम्प्ट एनी न्यू फैक्ट्री, नई कोई भी फैक्ट्री आ जाएगी ना, उसको इस छूट से बाहर रखेगी वो, फ्रॉम ऑल प्रोविजंस, सभी कानूनों से, ऑफ द कोड, इस कानून के सभी नियमों से बाहर रखेगी, ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जिसमें क्या क्या शामिल है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला, सेफ्टी वाला एंड वर्किंग कंडीशन, इस कानून से बाहर रखेगी। मतलब ये एक कहीं से कहीं ना कहीं विवादास्पद बात है इस सेक्शन में, इस मुद्दे में। ये एक ड्रॉबैक है, ये कमी है कि सरकार क्या कर रही है कि जो नई फैक्ट्रीज आएगी ना, इनको इन नियमों से क्या रखेगी, एग्जेम्प्ट, उनको छूट दे देगी कि चलो आप पर तो ये लागू नहीं होता, आप तो नए नए आए हो ना, तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी नियम बनाए हमने, सेफ्टी से रिगार्डिंग, वर्किंग कंडीशन से, इनमें आपको छूट दे दी। ये गलत बात है। The threshold for considering any premises as a factory has also been raised from 10 to 20 workers without the use of power and from 20 to 40 with power। अब देखो ये क्या कहता है यहाँ पे, the threshold, अब देखो यहाँ पे वापस से ये क्या बन रहा है सेंटेंस, ये जो लिमिट है for considering any premise, देखो premises का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, जो लिमिट है
जिस पे ये कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना, विचार किया जाएगा किसी भी क्षेत्र की, जो क्षेत्र की जो लिमिट है ना, उसको उसके ऊपर जो विचार किया जाएगा, एज ए फैक्ट्री हैज ऑल्सो बीन रेज्ड, जो फैक्ट्री के जो क्षेत्र है ना, इसको भी बढ़ाया जाएगा, इस पे विचार किया जाएगा, जो लिमिट है इसको बढ़ाया गया है, हैज बीन रेज्ड, इसे बढ़ा दिया गया है 10 से 20, ठीक है ना, 10 से 20 वर्कर्स, मतलब 10 से 20 वर्कर्स कहां हो जाएंगे, विद द यूज ऑफ पावर, जहां पावर का यूज नहीं किया जाए, मतलब बिजली का चाहे यूज नहीं हो रहा ना, पहले तो वो फैक्ट्री जहां पे 10 थे उसको मानते थे, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 20, और जहां 20 थे उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 40, लेकिन 20 से 40 तो कहां किया गया, जहां पे पावर बिजली का यूज होता है, और 10 से 20 किया गया जहां पे बिजली का यूज नहीं होता। इस लिमिट को क्या कर दिया गया, इस थ्रेशोल्ड को, इस लिमिट को, ठीक है ना, कंसीडर किया गया है एनी प्रेमिस, मतलब किसी भी क्षेत्र के लिए एज ए फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए किसी भी क्षेत्र की इस लिमिट को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, रेज्ड, हैज आल्सो बीन रेज्ड, इसे बढ़ा दिया गया है, 10 से 20 कर दी गई है, और 20 से क्या कर दी गई है, 40 कर दी गई है। ठीक है साहब, बहुत ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट दैट, ये महत्वपूर्ण है, दैट ऑलमोस्ट ऑल मेजर ट्रेड यूनियंस, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लगभग सारे बड़े बड़े जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो व्यापारी जो संगठन है, आर अपोजिंग, वो विरोध कर रहे हैं द न्यू कोड्स, नए कानूनों का। अब देखो आप, नए कानूनों का विरोध किया जा रहा है, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट्स ए जेन्युइन फियर, जिनाइन फियर, देखो वैसे जेन्युइन भी होता है और इसको आप कम्युनिकेशन में जिनाइन भी बोलते हो, ठीक है ना। ये जो रिफ्लेक्ट करता है, ये दर्शाता है एक जेन्युइन फियर, जेन्युइन फियर का मतलब एक वास्तविक डर को, दैट एक्सपेंसिव पावर्स ऑफ, अब ये सेंटेंस आपको समझना है, दैट एक्सपेंसिव पावर्स, जो सारी महत्वपूर्ण, एक्सपेंसिव पावर्स का मतलब जो जो महत्वपूर्ण, ठीक है ना, जो असली जो पावर्स थी, जो ताकतें थी, ऑफ एक्सेम्पशन हैव बीन कन्फर्ड। अब देखो यहां पे क्या कहता है कि कौन कौन से वो भय, ये विरोध जो है ये क्या दर्शाता है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, दिस रिफ्लेक्ट, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये विरोध दर्शाता है कि जो ये एक है ना वास्तविक डर को दर्शाता है। कौन सा वो डर है, कौन सा भय, कि नए कानूनों के माध्यम से सरकार को ज्यादा ताकत दी गई है। कन्फर्ड का मतलब क्या है, प्रदान की गई है, कि नए कानूनों के माध्यम से सरकार को ज्यादा ताकत प्रदान की गई है, ठीक है ना। नए जो कानून बने, एक्सपेंसिव पावर्स जो है ऑफ एक्सेम्पशंस हैव बीन कन्फर्ड, प्रदान किए गए हैं, ऑन द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, जो पर्टिकुलर सरकार है ना उसको क्या किए गए, प्रदान किए गए हैं, क्या, एक्सेप्शंस, ठीक है ना, प्रदान कर देना, एक्सेप्शन मतलब बढ़ा दिया जाना, क्या बढ़ा दिया जाना, एक्सपेंसिव पावर, जो जो महत्वपूर्ण ताकतें थी वो प्रदान कर दी गई, किसको, सरकार को। एंड देयर हैज बीन एक्सेसिव डेलीगेशन, और क्या हो सकता है, एक्सेसिव डेलीगेशन, बहुत ज्यादा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझो आप, डेलीगेशन, एक्सेसिव डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए मान लो मैं आपको समझाता हूं, कहीं पे 100 लोग काम कर रहे हैं, अब 100 लोगों को कोई एक आदमी नहीं संभाल सकता, तो वो क्या करता है, उनमें 100 में से मान लो 5 आदमी 10 आदमी का एक अलग उनको क्या कर लेता है, एक उनका डेलीगेशन बना देता है, ठीक है ना, उनको अलग कर लेता है, उन 10 आदमियों को अलग अलग काम सौंप देता है उन 100 आदमियों के ऊपर। तो ये यही कह रहा है कि सरकार क्या कर रही है, एक्सेसिव डेलीगेशन हो जाएगा, इसे तो बहुत ज्यादा पावर का डेलीगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक्सेसिव का मतलब प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ताकत का डेलीगेशन हो जाएगा, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ऑफ रूल मेकिंग पावर, जिनसे वो क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रूल जो बनाने वाली जो पावर है, जो ताकतें, उनका क्या हो जाएगा, डेलीगेशन हो जाएगा। मतलब सरकार के पास सारे अधिकार आ गए, हमारा इनसे क्या मतलब रहा। अब आप ही समझो, एक फैक्ट्री को चलाने में मालिक का जो रोल रहता है, मालिक ही समझता है फैक्ट्री में कितने मजदूरों की जरूरत है, कितनों की नहीं है, किससे क्या काम करवाना है, किससे नहीं करवाना। हाँ, सरकार इनमें तब तो अपने आप को लेके आए, सरकार तब तो इनमें इंटरवेंशन करे, हस्तक्षेप करे, जब सरकार को लगे कि मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर शोषण हो रहा है, तब सरकार अगर इनमें थोड़ा सा इंटरवेंशन करती है तो चलता है। चलिए आगे समझते हैं क्या कहता है, द थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ्स, ठीक है ना, ये जो थ्रेशोल्ड का मतलब अब आप समझ गए, थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ्स का क्या मतलब यहां पे निकल के आ जाए, जो ये लिमिट बढ़ाई गई है ले ऑफ की, ले ऑफ का मतलब ये जो ले ऑफ किया जाएगा, मजदूरों को कम करना, ज्यादा करना, ये जो लिमिट बढ़ाई गई है, एज वेल एज फॉर वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को भी जो बढ़ाया गया है, कैन बी रेज्ड, ये बढ़ाई जा सकती हैं बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये किन के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब क्या है, सरकार के ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, सरकार, सरकार के ऑर्डर से ये क्या कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर जो भी लिमिट्स है इनको बढ़ा सकते हैं। ले ऑफ्स का मतलब किसान भी, मजदूरों को जो अंदर करना, बाहर करना, हटाना, जोड़ना, ये ताकत। इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं, ठीक है ना, जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो स्कीम्स हैं, इनको भी रेज्ड, बढ़ाया जा सकता है, किनके द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सरकार के ऑर्डर्स के द्वारा। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैन बी चेंज, और जो सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मायने हैं, उनको भी बदला जा सकता है, किनके द्वारा, सरकार के द्वारा बदला जा सकता है।
देयर इज मच रीजन, अब देखो ये कहता है देयर इज मच रीजन टू फियर दैट, और भी बहुत सारे कारण हैं किसके, इस डर के, दैट कन्फरिंग वाइड डिस्क्रिशन टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट मे नॉट बी कंड्यूसिव टू द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। अब देखो यहाँ पे बात क्या कहता है कि ये जो विस्तृत विवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं, कन्फरिंग का मतलब क्या होता है, कन्फरिंग का मतलब प्रदान करना, ठीक है ना। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, वर्ड नोट डाउन कर लो, विवेकाधिकार, जो आपको अधिकार दिए जाते हैं। ये कहता है कि और भी ज्यादा जो इसके, देयर इज मच रीजन टू फियर, डर के और भी कई सारे कारण हैं। वो क्या है कि जो आपने ये जो विशेषाधिकार, विस्तृत विवेकाधिकार आपने प्रदान कर दिए हैं, विस्तृत विवेक, वाइड का मतलब विस्तृत, जो आपने विस्तृत विवेकाधिकार प्रदान कर दिए हैं, विस्तृत वाइड डिस्क्रिशन विवेकाधिकार, कन्फरिंग प्रदान कर दी हैं टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को, मे नॉट बी कंड्यूसिव, ये अनुकूल नहीं भी हो सकते, ठीक है ना, ये अनुकूल नहीं हो सकते, किन के लिए, टू द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के इंटरेस्ट को लेकर, उनके हितों को लेकर। देखो मैं बताता हूं ये क्यों इसका विरोध किया जा रहा है बड़े बड़े संगठनों के द्वारा। वो ये कहते हैं कि मजदूरों और मालिकों की एक बॉन्डिंग जो होती है ना, वो कम हो जाएगी, ऐसे उनमें आपस में विश्वास कम हो जाएगा। मजदूरों को ये लगेगा कि मालिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ शोषण का ही काम करते हैं, आपके हितों को तो सिर्फ और सिर्फ कौन देख रहा है, गवर्नमेंट देख रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फैक्ट्री का मालिक समझता है कि उसे अपनी फैक्ट्री को किस तरीके से रन करना है, चलाना है, तो कहीं ना कहीं उसके पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए, क्षेत्राधिकार उसको भी आप दो। हाँ, सरकार उनमें तब इंटरवेंशन कर सकती है जब सरकार को लगे कि मालिक या कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री यहां उनका शोषण कर रही है, इस हिसाब से। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। बाय बाय, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, थैंक यू।